मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई वो शहर है जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। इस शहर की रफ्तार ही इस शहर की जान है। आतंकवादी हमलों के बाद, 26 जुलाई जैसे फ्लड्स के बाद भी जिस शहर की रफ्तार रुक नहीं पाई, उस शहर की रफ्तार को सेन लगाने का काम शायद कोरोना कर गया। 1.5 साल के संघर्ष के बाद मुंबई ने ऐसे क्या कर दिखाया है कि मुंबई मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड यू के 9वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने नेटवर्क्स में मेरे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जो देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले माइग्रेंट्स का भी हब है। इन सब कारणों की वजह से कोविड के शुरुआती दिनों से ही मुंबई में केसेस का बढ़ना शुरू हो गया। कहानी की शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2020 से, जब मुंबई में पहला कोविड केस रजिस्टर किया गया। देखते ही देखते साउथ बॉम्बे से शुरू होकर पूरे मुंबई को कोविड ने अपने चपेट में ले लिया। 1 मई 2020 को जहां पर मुंबई के 751 केसेस थे, वही 7 अक्टूबर 2020 यानी फर्स्ट वेव की पीक आते आते मुंबई में 2823 केसेस हो गए। उसके बाद कंसिस्टेंटली केसेस नीचे जा रहे थे। 1 फरवरी 2021 तक मुंबई में सिर्फ 328 केस आ रहे थे। हमें लगा कोविड खत्म हो गया, सब लोग काफी निश्चिंत हो गए और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सेकेंड वेव ने ऐसा प्रहार किया कि इतने तेजी से केसेस बढ़े कि 4 अप्रैल 2021 तक मुंबई में 11,206 केसेस थे। 11,206 जो कि सेकेंड वेव की पीक थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके केसेस नीचे जाने शुरू हो गए। बहुत सरप्राइजिंग ट्रेंड देखने मिला कि जब पूरे देश में केसेस ऊपर जा रहे थे, तब मुंबई कोरोना से जंग लड़ रहा था, जीत रहा था। और 31 मई 2021 आते आते मुंबई में सिर्फ 666 केसेस रह गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन सारे इंस्टीट्यूशंस ने मुंबई मॉडल की तारीफ की है। इन्होंने बाकी स्टेट्स को मुंबई से सीखने के लिए कहा है। मुंबई में धारावी जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में बीएमसी ने जिस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया है, इसकी तारीफ ना सिर्फ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, लेकिन फिलीपींस जैसे देश भी इस मॉडल को लेके अपना कोविड रिस्पांस प्लान को डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है मई 2020 से। मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। कोविड एक अननोन बीमारी थी। कोविड से कैसे लड़े इसकी क्लैरिटी किसी के पास नहीं थी। तभी 1989 के बैच के IAS ऑफिसर इकबाल चाहल को मुंबई का कमिश्नर बनाया गया। कमिश्नर बनते ही चाहल ने देखा कि मुंबई में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है जो दिन के 1500 केसेस तक मिलने पे क्रैश हो जा रहा है। हर शाम 1 घंटे में कंट्रोल रूम क्रैश हो रहा था। चाहल समझ गए कि ऐसे काम नहीं बनेगा। अगर कोविड को हराना है तो एक नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी चाहल के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, वार्ड वॉर रूम्स। दोस्तों, मुंबई शहर 24 वार्ड्स में डिवाइडेड है। चाहल को लगा क्यों ना हर वार्ड में एक वॉर रूम बनाया जाए। उन्होंने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सेंट्रलाइज वॉर रूम को एबॉलिश कर दिया। उन्होंने हर वार्ड वॉर रूम में 10 डॉक्टर्स, 10 एम्बुलेंसेज, 10 ड्राइवर्स, 10 से ज्यादा टेलीफोन लाइंस और 10 से 10 डैशबोर्ड बनाए। बीएमसी की स्टाफ और डॉक्टर्स इन वॉर रूम में 3 शिफ्ट्स में काम करने लगे। उसके बाद अगली दिक्कत मुंबई को आई डॉक्टर्स की। मुंबई में इनफ डॉक्टर्स नहीं थे। चाहल और बीएमसी जानते थे कि महाराष्ट्र में 55 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें करीब हर कॉलेज में 200 बच्चे एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है। उस टाइम शायद वो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करने में बिजी होंगे। बीएमसी ने उन्हें ऑफर किया कि आपको जब 11,000 स्टाइपेंड मिलती है लास्ट ईयर में, हम आपको 50,000 रुपए देंगे, आप आइए मुंबई और मुंबई की सेवा कीजिए। और उनको रहने के लिए 5 स्टार होटल्स दिए गए। ये ऑफर फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफी इंप्रेसिव था। देखते ही देखते मुंबई ने 1200 डॉक्टर्स ऐड कर लिए। मुंबई में कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे थे। इन केसेस के डिमांड को केटर करने के लिए मुंबई में इनफ एम्बुलेंसेज नहीं थी। बीएमसी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करके इलेक्शंस के टाइम पे जो गाड़ियां यूज होती है, जैसे टाटा सुमो, इनोवा,
ऐसी गाड़ियों को एम्बुलेंसेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके पीछे दोस्तों आइडिया ये थी कि कोविड पेशेंट को अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो लेट के हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती, वो बैठ के भी जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है आइसोलेशन की, जो किसी नॉर्मल गाड़ी में भी मिल सकती है। ऐसे करके मुंबई की एम्बुलेंसेज की समस्या दूर हुई। दोस्तों अगला एस्पेक्ट है चेंज द पेशेंट पॉलिसी। यह मुंबई की कोविड फाइट का शायद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक एस्पेक्ट है। मुंबई शायद एक यूनिक शहर है जो कोविड पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे पेशेंट को रिपोर्ट नहीं देता। पहले पॉजिटिव पेशेंट को कोविड रिपोर्ट आने में 48 आवर्स लगते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट पहले जाता है बीएमसी के पास। बीएमसी में होते हैं एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो उन रिपोर्ट को सेग्रीगेट करती है, उस डेटा को क्लीन करती है, और अगले दिन की सुबह तक वो अपने डेटा के साथ रेडी होती है। कोविड के पीक में जब 10,000 केसेस तक मुंबई में आ रहे थे, तब उन 10,000 केसेस को आगे 24 वार्ड्स में डिवाइड किया जाता था, यानी हर वार्ड के पास होते थे करीब 400 केसेस। अब मैंने आपको पहले बताया हर वार्ड में होते थे 10 डॉक्टर्स, तो हर डॉक्टर के पास जाते थे लगभग 40 केसेस। लेकिन पॉइंट यह था कि मुंबई में लगभग 30 से 35 केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते थे, यानी हर डॉक्टर की यह जिम्मेदारी होती थी कि वो करीब 5 से 7 पेशेंट्स को ही बेड अलॉकेट कर सके, विच इज फेयरली सिंपल। दोस्तों मुंबई में लगभग 172 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिन्होंने अपने आप को लगभग बीएमसी को सरेंडर कर दिया है। चाहल ने इन हॉस्पिटल्स को सलाम करते हुए कहा है कि पिछले 1.5 साल में शायद इन्होंने 700 करोड़ का नुकसान झेला है जस्ट टू कंट्रोल कोविड। इन हॉस्पिटल्स को बीएमसी ने यह बताया था कि आप किसी पेशेंट को खुद से बेड अलॉकेट नहीं करोगे। जब वॉर रूम्स के पास ये डेटा आता था और जो 5-7 पेशेंट्स थे जिनको बेड्स की जरूरत होती थी, तब उनके जरूरत के हिसाब से वॉर रूम खुद इनको हॉस्पिटल्स में बेड अलॉकेट किया करते थे। और यहां तक कि दोस्तों हॉस्पिटल्स में रेट्स भी बीएमसी ने काफी हद तक कैप किए हैं। लीलावती जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल में भी आपको 3 से 4 हजार रुपए में बेड मिल रहा था। दोस्तों जब मुंबई में कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे थे, इनफ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं थे, नए हॉस्पिटल्स बनाना फीजिबल नहीं था, तब बीएमसी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को और बड़े बड़े ग्राउंड्स को कन्वर्ट करके जंबो कोविड सेंटर्स बनाए। ये सेंटर्स इतने बड़े थे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि बीकेसी का जो जंबो कोविड सेंटर है उसमें लगभग 2300 बेड्स है, 67 वेंटिलेटर बेड्स है, 108 आईसीयूज है और 896 ऑक्सीजन बेड्स है। दोस्तों मुंबई में करीब 42% आबादी स्लम्स यानी झोपड़पट्टी में रहती है। पिछले साल देश और दुनिया काफी डर गया था जब धारावी, जो कि आशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। धारावी के दोस्तों प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक है। वहां पे 80% पॉपुलेशन कम्युनिटी टॉयलेट्स पे डिपेंडेंट है। धारावी में एक एक रूम, एक एक मकान 10 बाय 10 का होता है, जो कि ग्राउंड +2, ग्राउंड +3 तक जा सकता है। इन ग्राउंड +3 में जब एक फ्लोर पे लोग रहते हैं, वही दूसरे 2 फ्लोर्स में फैक्ट्रीज होती है। धारावी की पूरी इकोनॉमी ऐसी चलती है। लेकिन एक 10 बाय 10 की रूम में करीब 8 से 10 लोग रहते हैं, यानी टेक्निकली अगर उनमें से किसी एक को कोविड हो जाए तो उसको आइसोलेट करना इज इम्पॉसिबल। दोस्तों मुंबई ने धारावी में चेज द वायरस पॉलिसी का इस्तेमाल किया। बीएमसी ने मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया। सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फीवर क्लिनिक्स लगाए गए। धारावी के प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को मिशन मोड पे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कहा गया और इसके अटेम्प्ट से लगभग 90% पेशेंट्स को धारावी के अंदर ही ट्रीट किया गया और वही 10% को वही 10% बाहर गए जिनको हॉस्पिटल्स की जरूरत थी। यही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन, फूड, ये सारे अरेंजमेंट्स स्लम के अंदर, धारावी के अंदर ही करने की कोशिश धारावी ने की गई। इसकी तारीफ ना सिर्फ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, बल्कि फिलीपींस जैसे देश इस मॉडल को अपना के अपना कोविड रिस्पॉन्स शेप कर रहे हैं। मुंबई की कोविड सक्सेस का श्रेय सिर्फ बीएमसी को ही नहीं जाता। मुंबई में 100, 200, हजारों ऐसे एनजीओज है जो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना काम कर रहे हैं। खाना चाहिए जैसे एनजीओज ने कोविड काल में लगभग 58 लाख
मील्स लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। मुंबई फर्स्ट, रॉबिनहुड आर्मी, अपनालय जैसे एनजीओज भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मुंबई पुलिस को कौन भूल सकता है। कोरोना काल में जितना काम इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स का होता है, शायद उतना ही काम इंपॉर्टेंट पुलिस का होता है। और मुंबई पुलिस चट्टान की जैसे लोगों की, मुंबई के लोगों की रक्षा कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। हमें कॉन्ग्रेचुलेट दोस्तों उनको भी करना पड़ेगा जो इस शहर की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज ने, फिर वो चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो या रूलिंग पार्टीज हो, डर्टी पॉलिटिक्स हमें देखने नहीं मिली। बहुत बार ऑपोजिशन ने रूलिंग पार्टीज का और रूलिंग पार्टीज ने भी ऑपोजिशन का के नॉलेज को, ऑपोजिशन के ओपिनियन को वैल्यू किया है। लेकिन दोस्तों खतरा अभी टला नहीं है। हमने बाकी शहरों से शायद बेटर परफॉर्म किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना के अगेंस्ट जंग को जीत गए हैं। आज भी महाराष्ट्र देश का सबसे वर्स्ट अफेक्टेड राज्य है और मुंबई भी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज है। थर्ड वेव इज नॉकिंग एट अ डोर। जो गलती हमने फरवरी में की वो हमें फिर से नहीं करनी है और हमें रेडी रहना है। वी हैव टू बी रेडी टू टैकल द थर्ड वेव इफ एंड व्हेन इट कम्स। दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बार सक्सेसफुल होने के लिए, हर बार एक सक्सेस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए हमें किसी चाहल की, किसी वेल इंटेंशन ब्यूरोक्रेट की या किसी वेल इंटेंशन पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें हीरोज के लिए रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे प्रोसेसेस को, हमारे सिस्टम्स को हमारा हीरो बनाना चाहिए। दोस्तों मुंबई के सक्सेस स्टोरी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आइडिया है तो वो था वार्ड वॉर रूम्स का आइडिया। दोस्तों इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन की याद क्या हमें सिर्फ क्राइसिस टाइम्स में आती है और नॉर्मल टाइम्स में हम पावर को हमारे हाथों में कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या मुंबई के अलावा और भी कोई सिटीज ऐसी थी इंडिया में, या कोई सिटीज अभी भी है जो मैजिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को यूज करके कोविड को टैकल कर रही है? दोस्तों इसका जवाब हमें ढूंढना होगा और इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।